1000 बच्चे 5 साल से छोटी उम्र के रोजाना मर जाते हैं। ये एक अलमिया है, एक सानिया है। हमारे चाइल्ड मोर्टेलिटी इंडिया और बांग्लादेश से डबल है। नंबर 1 कॉज है नमोनिया, नंबर 2 डायरिया, नंबर 3 इन्फेक्शंस। हालात ये देखते हैं, किसी अगर बच्चे की मौत हो गई, उसको मैयत ले जाने के लिए वो चंदा जमा कर रहा होता है। हमारे 65 लाख बच्चे जो पैदा होते हैं, उनमें से 20 लाख वजन के एतबार से कम होते हैं और 10 लाख वो होते हैं जो वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं। यानी 3 में से 1 बच्चा कॉम्प्रोमाइज्ड है। ट्रीटमेंट डिलेड इज लाइफ डिनाइड। मैंने NICH में एक बच्चे को देखा था, वो ब्लैक एंड ब्लू था। मैंने माँ बाप से पूछा क्या हुआ, कि इसको सांप ने काटा है। कब काटा था? 7 दिन पहले। अब क्यों लाए हो? जी वो पैसे जोड़ रहे थे। वो बच्चा अनफॉर्चुनेटली मर गया। क्या हमारे पास वसाइल की कमी है या हमारे हेल्थ सिस्टम की नाकामी है? पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, पाकिस्तान इज अ पुअरली मैनेज्ड कंट्री। माना कि हमारे हेल्थ के और एजुकेशन के बजट्स कम हैं, लेकिन हम हर साल ये सुनते हैं कि वो भी पूरे इस्तेमाल नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हर दिन 1000 बच्चे सेहत की नाकिस सहूलियात की वजह से जान की बाजी हार जाते हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी का ये रेशो खित्ते में सबसे ज़्यादा है। अगर हम अपने हेल्थ सिस्टम पर थोड़ी सी तवज्जो दें तो इन कीमती जानों को बचाया जा सकता है। आज की पॉडकास्ट इसी मौजू पर है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एहसन रब्बानी साहब, जो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के CEO हैं और हेल्थ मैनेजमेंट में PhD हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आपने रफ्तार के लिए वक्त निकाला। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपके ख्याल में बच्चों की इन अमवात के इतने बड़े नंबर की वजूहात हैं क्या? पाकिस्तान में जो शरह अमवात है बच्चों की, वो इस पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा है और ये ट्रांसलेट होता है कि 1000 बच्चे 5 साल से छोटी उम्र के रोज़ाना मर जाते हैं। ये एक अलमिया है, एक सानिया है और मेरे ख्याल में हमारी आवाम जितनी इसके बारे में और पॉलिसी मेकर्स इसको जितना सीरियसली लेंगे, उतना इस मसले को हल करने का आसान होगा। जो वजह अलमिया जो है, जो डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि बच्चे मरते हैं, नंबर 1 कॉज है नमोनिया, नंबर 2 डायरिया, नंबर 3 इन्फेक्शंस। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट और पब्लिक हेल्थ के लोग कहेंगे कि आबादी की ज़्यादती, पढ़ा लिखा ना होना, गुर्बत एक रीज़न है। लेकिन हम चूँकि बच्चों के और बच्चों के माँ बाप के साथ काम करते हैं, तो हमें अंदाज़ा ये होता है कि ये नमोनिया डायरिया सिम्टम्स हैं, किलर्स नहीं हैं। क्योंकि नमोनिया डायरिया का इलाज मौजूद है और बाकी मुल्कों में ये बच्चे बच रहे हैं। तो असल में माशरे के सिस्टम या माशरे की बेहिसी है, जिस वजह से हम 1000 मासूम कलियों को रोज़ाना लूज़ कर रहे हैं। तो सिम्टम्स और नमोनिया डायरिया सेप्सिस है, लेकिन असली वजह यह है कि हमने इसको अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाया। अगर हम देखते हैं किसी गली में, किसी मोहल्ले में बिजली पानी बंद हो जाए तो वो रोड बंद कर देते हैं, लेकिन उसी मोहल्ले में 5 साल से छोटे बच्चे मर रहे हैं और हम उस बारे में समझते हैं कि इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल में बहुत अहम बात है कि हम रियलाइज़ करें कि कितना बड़ा मसला है और इसको हम हल भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी वजह आपके ख्याल में कि हम इस पर तवज्जो क्यों नहीं देते? क्या हमारे पास वसाइल की कमी है या फिर हमारे पास अवेयरनेस नहीं है या हमारे हेल्थ सिस्टम की नाकामी है ये? असल में सिर्फ हेल्थ पे ही नहीं, पाकिस्तान के बारे में एक जुमला बहुत खूबसूरत है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ पुअर कंट्री, पाकिस्तान इज़ अ पुअरली मैनेज्ड कंट्री। माना कि हमारे हेल्थ के और एजुकेशन के बजट्स कम हैं, लेकिन हम हर साल ये सुनते हैं कि वो भी पूरे इस्तेमाल नहीं हुए, या अगर इस्तेमाल हुए तो वो गलत इस्तेमाल हुए। सवाल तो ये है कि जो भी हमारे मीगर बजट्स है वो सही इस्तेमाल हो। हम ये जानते हैं कि एक बच्चे को बचाना, प्रिवेंटिव मेजर्स लेना या बेसिक मेडिकेशन बहुत सस्ती है और बासानी है। हमने अपने गवर्नेंस इदारों की बेहतर करनी है, तो उसके सारे निज़ाम बेहतर हो जाता है। हमारे यहाँ एक तबकाती फ़र्क बहुत ज़्यादा है कि मतलब जो अमीर लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकते हैं, अपने बच्चों का अच्छा इलाज करवा सकते हैं। तो ये जो शरह अमवात है, क्या ये सिर्फ गरीब इलाकों में या गरीब जो पसमानदा ख़ानदान है उन्हीं में? बेशक गरीब इलाकों में, रूरल इलाकों में, यानी बड़े शहरों से दूर, वहाँ ज़्यादा है और उसकी वजह गुर्बत तो है ही सबसे बड़ा किलर। लेकिन गुर्बत की वजह से फिर एजुकेशन की कमी होती है, फिर जिन इलाकों में आप वहाँ रहते हैं वहाँ फैसिलिटीज़ कम होती है। सरकारी हस्पतालों के बारे में ये कहा जाता है रिसर्च में कि यहाँ वो आदमी आता है जिसको अब कर्ज भी नहीं मिल रहा। ये प्लेस ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। जब आपके पैसे ख़त्म हो जाते हैं और प्राइवेट कहता है कि अब आप इसको ले जाएं, तो फिर आप सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं। बच्चे की हालत भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और आपके पैसे भी ख़त्म हो चुके होते हैं। तो ये यकीनन एक गुर्बत का मामला है।
तो डॉक्टर साहब, ये जो हमारे हॉस्पिटल हैं, इनका हाल तो किसी से ढका छुपा नहीं है, आपको पता ही है। और इलाज करवाने तो लोग, जैसे कराची का जिन्ना अस्पताल है, बलूचिस्तान से भी लोग आते हैं वहाँ पे, सिंध से तो आते ही हैं। तो आपके ख्याल में इनकी हालत, ये बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं है, ओवरबर्डन नहीं है? हद से ज़्यादा। और क्वालिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पेशेंट वॉल्यूम। यानी अगर 100 बेड, हमारा एक्सपीरियंस ये है कि अगर 100 बेड किसी इमरजेंसी रूम में मौजूद है, हमारा पीक लोड 402% है। तो आप कैसे डील करेंगे? और ये तो वो लोग जो दरवाजे से वापस जा रहे हैं, वो तो इसके अलावा हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे इस हेल्थ सिस्टम को बेहतर करना है कि हम हर लेवल को यूज़ करें। जहाँ कुछ अस्पताल ओवरलोडेड हैं, कई अस्पताल अंडर यूटिलाइज्ड है, वो सिर्फ रेफ़र कर देते हैं बड़े अस्पतालों की जानिब। उसके अलावा जो प्रिवेंटिव हेल्थ का काम है, जो प्राइमरी केयर का काम है, WHO का बड़ा अच्छा टीयर्ड सिस्टम है। प्रिवेंटिव हेल्थ, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शियरी केयर। होता ये हमारे यहाँ हर आदमी डायरेक्टली टर्शियरी केयर पहुँच जाता है, तो उसकी वजह से उस पर ओवरलोड होता है, वहाँ पे काम करना भी मुश्किल होता है, और बच्चों की जितनी जानें या बड़ों की भी जितनी जानें बचाई जा सकती हैं, वो बचाने में भी मुश्किल होती है। मतलब ये जो आपने अभी ट्री बताया कि ये 3 स्टेप्स होते हैं, तो हमारे यहाँ ये अवेयरनेस नहीं है कि लोग डायरेक्टली, अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी को फ्लू है या खांसी है, तो उसका इलाज ज़रूरी नहीं कि हॉस्पिटल में हो, वो तो किसी तहसील के, गली के किसी डिस्पेंसरी पे जाके इलाज करवाए। तो ये क्यों है पाकिस्तान में आपके ख्याल इसकी में? 2 वजूहत है। एक तो ये कि हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर आप एक बड़े कंसल्टेंट से मिलने जाएंगे, तो आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा आपकी इंश्योरेंस पे, जब तक कि वो थ्रू द चेन रेफर ना हुआ हो। तो उसकी वजह से यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। एक तो वो नहीं होता। दूसरा सिलसिला ये है कि अगर आपके तमाम टीयर्ड अस्पताल अच्छा काम कर रहे होंगे, तो लोग अपने घर के करीब जाएंगे। उनको भी दूर वाला मामला मुश्किल होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि NICH में मैंने एक मदर से बात की, और वो 3 दिन पहले उसने उस बच्चे को जन्म दिया था, और माँ जो थी हमारे डॉक्टर से बहस कर रही थी कि मुझे घर जाने दो। और डॉक्टर उसको ये समझा रहा था कि बच्चे की ट्यूब पड़ी हुई है, हम हाथ से एम्बू बैग कर रहे हैं, बच्चा तो जैसे ही आप अस्पताल से बाहर ले जाएंगे मर जाएगा। तो वो माँ ये कह रही थी कि मैं कोरंगी में रहती हूँ, 2 बसें बदल के आती हूँ, मेरे बड़े जो बच्चे हैं वो भूखे हैं। अगर ये मेरे घर के पास होता तो मेरी बहन आके थोड़ी देर इस बच्चे के पास रुक जाती, मैं घर जाती, मैं अपने बच्चों को खाना दे सकती। तो गरीब आदमी को और हर मरीज़ को अपने घर के करीब अच्छा इलाज चाहिए होता है। अगर हम उनको उनके डोर स्टेप के करीब एक अस्पताल जो फंक्शनिंग हो देंगे, तो वो यकीनन यूज़ करेंगे। तो दोनों चीज़ें हैं। जब आपके बाकी टीयर्ड सिस्टम में गवर्नेंस अच्छी नहीं होगी, अगर उनको प्राइमरी केयर में और सेकेंडरी केयर में इलाज अच्छा नहीं मिलेगा, तो फिर एवरीबडी गोज़ टू टीचिंग या टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। तो यानी कि सर, सिचुएशन इस कदर वर्स्ट है कि गरीब जो है वो सरकारी अस्पताल में भी इलाज करवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, मतलब किराए के पैसे नहीं है। बिल्कुल और नहीं है। घर की, हाँ, बिल्कुल नहीं है। और आप कई दफ़ा में हालात ये देखते हैं, किसी अगर बच्चे की मौत हो गई, तो उसको मैयत ले जाने के लिए वो चंदा जमा कर रहा होता है। आप ये जानें कि पाकिस्तान में इस वक्त 40% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। और पॉवर्टी लाइन से नीचे जाने का सबसे बड़ा रीज़न जो वर्ल्ड बैंक कहता है वो यही है कि आपके ख़ानदान में कोई ऐसा एडवर्स हेल्थ इवेंट हुआ कि आपका ख़ानदान अब उस खते गुर्बत से नीचे चला गया, अब आपके पास फूड सिक्योरिटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसलिए सेहत का निज़ाम बहुत बेसिक राइट है, और इस राइट को, इस हक को हकीकत बनाना हम सब की जिम्मेदारी है, सिर्फ हुकूमत की नहीं। वैसे अगर हम दुनिया से कंपैरिजन करें, तो आपके ख्याल में हमारा हेल्थ सिस्टम दुनिया के मुकाबले में हम लोग कितना पीछे हैं? देखिए, जो रेटिंग्स आती हैं वही सब चीज़ें बता देती हैं। आपके डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है, लेकिन आप सिर्फ यही अंदाज़ा लगा लें कि हमारे चाइल्ड मोर्टेलिटी इंडिया और बांग्लादेश से डबल है। यानी अगर हम उस लेवल की चाइल्ड मोर्टेलिटी हो जो हमारे इन नेबर्स की है, जो बांग्लादेश की है, जो हमारा ही हिस्सा था, तो आज हम 500 कीमती कलियों को बचा रहे होते। इससे बड़ा इंडिकेटर आपको क्या मिलेगा? मतलब हम इस मैदान में भी इंडिया और बांग्लादेश से पीछे रह गए, मैं बल्कि हमेशा से पीछे। आज से 30 साल पहले हम तीनों बराबर थे। अच्छा, हम 14% था। 1988-90 में जो नंबर्स आ रहे थे चाइल्ड मोर्टेलिटी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की 13-14% सबकी थी। पाकिस्तान 30 सालों में बहुत अच्छा काम करके 13 से 6.5% पे ले आया है, लेकिन इसी दौरान इंडिया और बांग्लादेश उसको 3 से नीचे ले गए, यानी हमसे तकरीबन आधा।
इसको इस तरह समझ लीजिए कि अभी हम सब के दिल में गम है चैंपियंस ट्रॉफी का, कि इंडिया से हम हार गए, बांग्लादेश से मैच वॉश आउट हो गया। लेकिन असली गम तो ये होना चाहिए, जो असली रन रेट जिसका हमने मुकाबला करना है, जिसमें हमने इस लेवल पे आना है, हमारे भी बच्चों का कम से कम वो मोर्टेलिटी रेट तो हो जो इंडिया बांग्लादेश का है। असली मुकाबला, असली फोकस तो यहाँ होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जो खित्ते के ममालिक हैं, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, उनसे तो आपने कंपैरिजन कर दिया हमारा। अगर हम एशिया और वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो फिर हम कहाँ स्टैंड करते हैं ये? देखिए, साउथ एशिया में सिर्फ अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका जो डेटा जिस हालत में मिलता है वो कंसिडर किया जाता है हमसे तकरीबन बराबर या हमसे ज़रा कम इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। लेकिन पूरे दुनिया में जब देखा जाए तो अब हम अफ्रीका के चंद बैकवर्ड ममालिक जहाँ पे सिविल वॉर चल रही है, उन ममालिक से बेहतर रह गए हैं। बाकी तमाम जगहों पे मुल्क हमसे आगे निकल गए। अफ्रीका को तो डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था, लेकिन वहाँ पर भी कई ममालिक, बेशतर ममालिकों का जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है हमसे अब बेहतर हो गई है। और इसकी वजह यह है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। हम इस वक्त 5वां सबसे बड़ा मुल्क हैं और हर साल 65 लाख बच्चे इसमें ऐड होते हैं। अगर हम इसको हेल्दी बच्चे ऐड नहीं करेंगे, हम स्पेसिंग पे काम करें, माँओं की न्यूट्रिशन पे काम करें, बच्चों की वैक्सीनेशन पे काम करें, साफ़ पानी पे काम करें, तो हमने अमवात बचानी है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सिस्टम्स पे काम करें, अस्पतालों की हालत बेहतर करें। इसीलिए दुनिया भर ये कहती है कि जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अगर आप इमरजेंसी रूम ठीक कर लें तो 50% अमवात, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, वो कम हो जाती है। 50% मोर्टेलिटी कम हो जाएगी अगर आप सिर्फ इमरजेंसी रूम्स ठीक कर लें। कि कम से कम आज जो क्रिटिकल बच्चा या एडल्ट मर रहा है, वो आपका सिस्टम इतना अच्छा हो कि उसको आप लाइफ सेविंग मेडिकेशन दे दें, ऑक्सीजन दे दें, ड्रिप लगा दें। यही चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ लाइफ सेव करने के लिए बहुत बेसिक चीज़ें चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि हेल्थ सिस्टम की ये जो नाकामी है, आपके ख्याल में ये बजट की कमी की वजह से है या मैनेजमेंट इश्यूज भी हैं इसमें, हम हैंडल नहीं कर पा रहे इसको? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि हम पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है वो एक हाइब्रिड सिस्टम है। ये सिर्फ हुकूमत का नहीं है, सिर्फ प्राइवेट नहीं है, बल्कि मिक्स है। और इसमें इंश्योरेंस बहुत कम है, इसमें क्वालिटी बहुत स्पोरेडिक है, सिस्टम्स वीक है। सिर्फ 3 बड़े अस्पताल हैं जो JCIA सर्टिफाइड हैं। अब इसमें जो असली मसला है वो मैनेजमेंट का, गवर्नेंस का है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो। क्योंकि जब एक अच्छी मैनेजमेंट होती है तो एफिशिएंसी भी आती है और इफ़ेक्टिवनेस भी होती है। आप लोगों को जाने भी बचाएंगे और उनका पैसा भी कम खर्च होगा। और इसके लिए इसकी ज़रूरत ये है कि प्रोफेशनल्स इस फील्ड को डेवलप करें और अच्छी रेगुलेशन हो। हुकूमत का असली रोल होता है कि आवाम को सेहत मिले और उनको अफोर्डेबल सेहत मिले। तो हुकूमत का काम फाइनेंसिंग होता है, हुकूमत का काम रेगुलेशन होता है। जब हुकूमत इदारे चलाती है तो वहाँ पे मसला दूसरा हो जाता है। बेहतरीन तरीका तो ये होता है कि सरकार जो है, प्राइवेट लोग जो है इदारे चलाए, हुकूमत रेगुलेट करे कि उनमें क्वालिटी डिलीवर हो, ओवर चार्जिंग ना हो और अच्छी मेयारी सेहत लोगों को मिले। आपको पता है डिजिटल एरा है, तो अवेयरनेस की कमी आज भी है लोगों में कि मतलब बच्चों की जो अमवात होती हैं, ये जो शरह अमवात है, इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में। जी बेशक, अगर वार्निंग साइंस पता हो, एजुकेशन का डायरेक्ट लिंक है मोर्टेलिटी से। अगर माँ पढ़ी लिखी होती है तो बच्चे के वार्निंग साइंस के, बच्चा सांस नहीं ले रहा या बच्चे का टेम्परेचर है, तो वो वार्निंग साइंस के बाद उस पर एक्शन लिया जा सकेगा। और एक्शन लेने के लिए अगर घर के करीब कोई अच्छी क्लिनिक मौजूद है, वहाँ से इलाज हो जाएगा। आपने इलाज में डिले नहीं करना। ख़ास तौर पे बच्चों के मामले में टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। यानी इसको हम ये कह सकते हैं, जैसे जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, हम सेहत के मामले में ये कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट डिलेड इज़ लाइफ डिनाइड। जब हमारे पास ER में बच्चा आता है तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि जो शदीद तरीन बीमार हैं और जिनको थोड़ी देर में देखा जा सकता है। जो शदीद तरीन बीमार हैं वहाँ पे हम कहते हैं हमारे पास गोल्डन आवर है, हमारे पास 60 मिनट है इस बच्चे को बचाने के लिए। और हम सिस्टम्स अगर अच्छे ले आएँ तो वही बच्चे, यानी वही हम सरकारी अस्पतालों में जहाँ पे शदीद बीमार बच्चे आते थे रिससिटेशन कैटेगरी के, वहाँ सर्वाइवल रेट 20% था, अब बढ़ के 99% हो गया है, जो दुनिया भर में होता है। तो
इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में भी हम बहुत मियारी इलाज दे सकते हैं और सरकारी अस्पतालों में आपको ये पॉकेट्स ऑफ एक्सलेंस मिलेंगे जहाँ कहीं भी अच्छी मैनेजमेंट होगी, ओनरशिप होगी, लोग बेहतरीन काम करते हैं। सर माँ और बच्चे की सेहत दोनों एक ही मामला आते हैं, दोनों जुड़े हुए होते हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि जब बच्चा दुनिया में आ जाता है फिर तो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो उसको क्या, हमारा इन्वायरमेंट उसको क्या प्रोवाइड करता है। मगर उससे पहले सर, क्या जब माँ के पेट में है बच्चा तो क्या हम माँ का ख्याल रख रहे हैं? सर शदीद ज़रूरी है। असल में स्टार्ट तो उस वक्त होता है जब एक बच्ची की न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं, उसकी एज ऑफ मैरिज देखी जाती है, उसकी क्या न्यूट्रिशन है, उसको क्या मेंटल हेल्थ दी जाती है। सेहतमंद माँ ही सेहतमंद बच्चे को जन्म देगी ना सर। बेशक बेशक, बल्कि कहते हैं कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। तो वो तो पूरा साइकिल है। हम सिर्फ बच्चों की जानें नहीं बचा रहे, हम अच्छी तालीम और तरबियत की भी बात कर रहे हैं एक नेशन बनाने के लिए। हम जब बच्चों की बात कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। हम बच्चे बचाने की बात नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान को बचाने की बात कर रहे हैं। तो बच्चे की सेहत चाहिए, जिंदा भी बचे और वो सेहतमंद भी हो। अगर हमारे 65 लाख बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें से 20 लाख वज़न के एतबार से कम होते हैं और 10 लाख वो होते हैं जो वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं। यानी स्टार्टिंग में ही आपके 3 में से 1 बच्चा कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी उसको सेहत की, उसको ऑलरेडी वो चैलेंज है, तो उसको वहीं पे वो ज़्यादा मदद की ज़रूरत है और वो उसको टाइम लगेगा कवर अप करने में। और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारी मदर्स के लिए एंटीनेटल कवरेज बेहतर की जाए। दौरान प्रेगनेंसी और आफ्टर उसका ख्याल रखना बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। क्या हमारे बच्चों में इम्यूनिटी सिस्टम वीक है? इसका रीज़न क्या है आपके ख्याल में? बच्चे कमज़ोर क्यों पैदा हो रहे हैं? हमारी माएँ जो हैं वो उनको मतलब सही फूड नहीं मिल रही, क्या न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे? क्या रीज़न है आपके ख्याल में? मैं सबसे बड़ा सलूशन आपसे शेयर कर देता हूँ। अगर पैदाइश में वक्फा 2 से 3 साल का होगा तो आपकी जो डेथ्स है ये 1/3 कम हो जाएगी। मैं तो ये रिपीट कर देता हूँ। आपके ख्याल में वक्फा नहीं हो रहा हमारे यहाँ? बिल्कुल नहीं हो रहा। हमारे यहाँ जो जो लोग स्पेसिंग कर रहे हैं वो आधे हैं इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में। अच्छा। तो दोनों चीज़ें लिंक्ड है। जब वक्फा 2 से 3 साल का होगा तो माँ भी सेहतमंद होगी, बच्चा भी सेहतमंद होगा। तो ये तो एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यहीं पे आ सकता है। हमारे हेल्थ सिस्टम्स बेहतर होने चाहिए ताकि मामूली बीमारियां, इन्फेक्शंस वगैरह से बच्चे की हालत बिगड़े नहीं। हम रोज़ाना 250 बच्चे सिर्फ नमूनिया की वजह से लूज़ कर जाते हैं 5 साल से छोटे। वो हमारे जो पोल्यूशन है उसका भी मसला है, लेकिन बच्चे को एक अच्छी एंटीबायोटिक मिल जाए तो वो 7वें या 10वें दिन नमूनिया का शिकार नहीं होगा। तो क्या वजह है कि उसको सही एंटीबायोटिक नहीं मिल रही? और ये एंटीबायोटिक महंगी भी नहीं है। आपको फार्मेसी से ये 250 रुपए की एंटीबायोटिक मिल जाएगी, सरकारी अस्पतालों में ये मुफ्त में मिल जाएगी। लेकिन जो हमारी ये पॉपुलेशन है इसको इस तरह भी देखें कि हम कुछ 400 बड़े शहरों में रहते हैं। इनमें से 25 शहर ऐसे हैं जहाँ टीचिंग अस्पताल है और 375 शहर ऐसे हैं, हमारी 2/3 आबादी उनमें रहती है। उनको हम क्या कहते हैं जब वो बीमार होते हैं? बड़े शहर चले जाओ। सिंध बलोचिस्तान में आप क्या कहेंगे? कराची चले जाओ। पंजाब में एक ही जुमला सुनने को मिलता है, एनु लाहौर ले जाए, मेयो ले जाओ। उस वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे माँ बाप के लिए ये जुमला जो है ना, ये एक डेथ सेंटेंस है। तुम्हारा बच्चा मर जाएगा या इसको बड़े शहर ले जाओ। अब एक गरीब आदमी शहर जाने के लिए का मतलब क्या है? हम लोगों से पूछते हैं जो सरकारी अस्पतालों के बाहर फुटपाथ पे चादरें बिछा के सो रहे होते हैं, वो कहते हैं हमने 40 से 50 हज़ार रुपए का कर्जा लिया क्योंकि बीवी को लाएंगे, बच्चे जो बीमार है उसको लाएंगे, 2 छोटे बच्चे और आएंगे, हम वैगन से आएंगे, यहाँ खाना पीना होगा, इलाज चाहे सरकारी अस्पताल में मुफ्त हो, उसकी जेब पे तो 40-50 हज़ार रुपए का कर्ज चढ़ गया। और जो ज़्यादा तकलीफ दे बात है कि ये कर्ज वो कभी नहीं उतार पाता। जब उसका बच्चा ठीक भी हो गया, जब वो अपने शहर वापस जाएगा तो जिससे उसने पैसे लिए थे वो कैसे उतारेगा? वो तो पहले ही गुर्बत में था। इसका मतलब ये है कि अब वो उस मनी लेंडर का गुलाम है। जब आप एज अ नेशन किसी से कर्जा लें या एज अ इंडिविजुअल किसी से कर्जा लें, जो आदमी मकरूज होता है
उसके पास आज़ादी नहीं होती, आज़ादी अपने फैसले करने की। ये तो हम पाकिस्तान का हाल देख ही रहे हैं। हाँ, बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं वही ये कह रहा हूँ कि हमारे बुजुर्ग भी ये कहते कि बेटा जितने चादर उतने पैर फैलाओ, कर्जा लेके कुछ मत करना, क्योंकि जो कर्ज लेता है उसको रात को नींद नहीं आती। तो वो गरीब आदमी जिसने मजबूरन कर्ज लिया ताकि मैं अपने बच्चे को बचा सकूं, जब वो वापस अपने शहर पहुंचता है, अपने गांव पहुंचता है, अब वो पैसे वापस कैसे करेगा? शायद वो बेगार करे किसी के खेत में, वो वोट भी उसकी मर्जी से देगा जिसने उसको कर्ज दिया था, और वो अपने बड़े फैसले, बच्चे को कॉलेज भेजना है, बेटी की शादी कहाँ करनी है, वो वाले फैसले में भी वो इजाज़त लेने पड़ेगी उसको जिससे उसने कर्ज लिया है। तो ये सेहत से बहुत बड़ा मसला है, ये इंसान की आज़ादी, इज़्ज़त नफ्स का मामला है। उसके 6 बच्चे हैं, उसके एक बच्चे को बचाने के लिए वो 6 के 6 बच्चे अब स्लेवरी में आ गए। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे छोटे शहरों में इतना अच्छा इलाज मिले कि उनको इलाज के लिए बड़े शहर ना आना पड़े। तो ये टेक्नोलॉजी ने इसमें बहुत हेल्प की है कि हम टेलीमेडिसिन को फैलाएं और इतने इफ़ेक्टिव बनाएं कि बहुत हद तक कम हो जाए छोटे शहर से बड़े शहर आने की वजह। वहाँ का जो तहसील अस्पताल है, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, उसमें अच्छा इलाज मिल जाए, और हमारी पॉपुलेशन को, जो 24 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से 2/3 छोटे शहरों में रहती है, उनको सेहत की खातिर ना जाना पड़े। मैंने NICH में एक बच्चे को देखा था, वो ब्लैक एंड ब्लू था। मैंने माँ बाप से पूछा कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा ठट्टा से आए हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहा इसको सांप ने काटा है। कब काटा था? 7 दिन पहले। अब क्यों लाए हो? जी वो पैसे जोड़ रहे थे। वो बच्चा अनफॉर्चुनेटली मर गया। देखिए 7 दिन के बाद क्या होगा, क्योंकि पैसा उनकी जेब में तो नहीं था कि फौरन आ जाते। नहीं तो सर, सरकारी अस्पताल में तो पैसे नहीं लगते, मतलब उनके पास किराया नहीं था। जी, जब उनको कहा गया कि बड़े शहर चले जाओ, तो बड़े शहर ले जाने में लोग कहते हैं कौन जाएगा, फिर वो लोकल किसी क्वैक से इलाज कराते हैं, कुछ दम दरूद कराते हैं। तो ये प्रेशियस टाइम लूज हो रहा है। जो मैं कह रहा था, टाइमिंग इज एवरीथिंग। यहाँ हमारी फाइट है अगेंस्ट टाइम। ट्रीटमेंट डिलेड इज लाइफ डिनाइड। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि हमारे जो छोटे शहर हैं, जो तहसील लेवल पर हैं, वहाँ पर अगर मतलब सही वक्त पर बीमारी की तशखीस हो जाए तो बड़े अस्पतालों पर भी बर्डन ना आए। तो सर ये तशखीस ना, ऐसा नहीं है कि हमारा नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क तो है। तो आपके ख्याल में हमारे डॉक्टर्स जो हैं इन छोटी जगहों पर जाके रहना पसंद नहीं करते, इसका रीज़न क्या है? देखिए, ये तो दुनिया भर में मसला होता है। एवरीबडी वांट्स अपवर्ड मोबिलिटी। जो शहर से लोग शहर, गांव से लोग शहर आते हैं, शहर से दूसरे मुल्क जाते हैं, चाहे वो उस शहर से ही आया हो, उस छोटे शहर से एक डॉक्टर बन के आया हो, जब वो वापस जाके वहाँ रहना चाहता है तो उसको वो सहूलियात नहीं मिलती तो बड़े शहरों में है, तो वो आप उसको बाउंड नहीं कर सकते कि वो वहाँ रहे। तो नतीजतन ये होता है कि ब्रेन ड्रेन अपवर्ड होता है। सो सर फैसिलिटेट करें ना उसको, उसको अच्छे पैसे दें, सहूलियात दें, तो क्यों नहीं जाएगा वो? देखिए, अच्छे पैसे से तो वो वहाँ ठहर जाएगा, लेकिन वो चाहेगा कि उसके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल हो, उसके लिए अच्छे खाने पीने की भी चीज़ें हो, उसके एंटरटेनमेंट भी हो। तो ये अपवर्ड मोबिलिटी तो एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ये कहती है कि अगर बड़ा डॉक्टर, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट गाँव नहीं जा रहा, तो बच्चे को उस डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं है। हम टेक्नोलॉजी के थ्रू उस डॉक्टर को उस तक पहुंचा देते हैं। तो हम टेलीमेडिसिन में ये करते हैं कि लोकल जो डॉक्टर है वो लेट्स से एक MBBS डॉक्टर है, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन उसको कैमरे पे एक डॉक्टर बच्चे को देख रहा है जो FCPS है, जो इमरजेंसी मेडिसिन ट्रेंड है, और वो एक सेकेंड ओपिनियन दे रहा है। उससे फ़र्क ये पड़ता है कि लोकल डॉक्टर ट्रीट कर रहा था बुखार, और जो सीनियर डॉक्टर है उसने कहा ये नमूनिया है, तो ट्रीटमेंट बदल गया। ये लोकल डॉक्टर ट्रीट कर रहा था इसकी वायरल फीवर चल रहा है, लेकिन उसने कहा नहीं, मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार रूल आउट करो। तो जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगी, उतनी जल्दी अच्छा ट्रीटमेंट होगा, उतनी जल्दी जान बचेगी। अच्छा सर, हेल्थ सिस्टम से मुतल्लिक तो हमने काफ़ी गुफ्तगू कर ली। मुझे ये बताइए कि ये जो आपकी जो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन है, ये क्या करती है? मतलब आप लोग क्या करते हैं? मतलब आपकी कोई अलग से कोई क्लिनिक्स बने हुए हैं? किस तरह से काम करते हैं आप? हमने 1.5 ईंट की मस्जिद नहीं बनाई। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन 15 साल से काम कर रही है, और इसका फोकस है उन बच्चों पे फोकस करना, उन बच्चों की ज़िंदगी बताना जो इंतहाई बीमार हैं। इसलिए हमने फोकस किया सरकारी बड़े अस्पताल, जिनको टीचिंग अस्पताल कहा जाता है। सरकारी अस्पताल में जो चूँकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे बहुत बीमार होते हैं, बीमार तरीन लोग यहाँ आते हैं, तो हमने अपना फोकस यहाँ से स्टार्ट किया। हमारा पहला प्रोजेक्ट था सिविल अस्पताल कराची, जो डाउ मेडिकल कॉलेज के साथ है।
कोई 150 साल पुराना अस्पताल है, उसकी इमरजेंसी को हमने अडॉप्ट किया हुकूमत के साथ एक एग्रीमेंट करके, और उसको रिवैम्प किया। वहाँ पे सारा स्टाफ हमारा है, हमने उस वहाँ पे दवाइयाँ भी हम देते हैं। और ये जब प्रोजेक्ट चल गया तो उसके बाद हमारे पास NICH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची से रिक्वेस्ट आई कि हमारे पास तो ज़्यादा बच्चों का लोड है, आप यहाँ पे आके इस प्रोजेक्ट को रेप्लिकेट करें। हम बड़े शुक्रगुजार हुए और हमने उसको दूसरा प्रोजेक्ट बनाया। जब NICH में हम गए तो उस वक्त वहाँ 300 बच्चे रोज़ाना आते थे इमरजेंसी में। आप अच्छा इलाज करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। कुछ ही सालों में वहाँ पे 300 से बढ़ के 800 बच्चे रोज़ाना आने लगे। 800 बच्चों में सिस्टम क्रैश करने लगा। तो हमने अंदाज़ा ये लगाया कि इन 800 बच्चों में से 40% कोरंगी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। तो हमने हुकूमत से रिक्वेस्ट की और हुकूमत ने कोरंगी 5 नंबर पे अपने अस्पताल में हमें जगह दी, ताकि हमने वहाँ पे इमरजेंसी बनाई। जब हमारा वो तीसरा प्रोजेक्ट बना, उससे NICH का लोड कम होकर 500 पे आ गया। जब हमने कोरंगी का बनाया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि कराची में 5 बड़े अस्पताल हैं, अगर हम पाँचों कर लें तो एक शहर को कवर मिल जाएगा। तो उसके बाद हमने अब्बासी शहीद अस्पताल और लियारी जनरल अस्पताल की इमरजेंसी अडॉप्ट की। तो इस वक्त कराची में ये 5 इमरजेंसी रूम हम चला रहे हैं। उसके अलावा न्यू कराची में सिंध गवर्नमेंट का अस्पताल है, उसकी इमरजेंसी चला रहे हैं। तो इन 6 अस्पतालों का फ़ायदा ये है, रात को 2 बजे आप कराची के किसी भी कोने में हो, कि माड़ी में हो, सुजानी टाउन में हो या मलीर में हो, आपका बच्चा शदीद बीमार है, झटके लग रहे हैं, 103 बुखार है, आप क्या कर रहे हैं? आप किसी भी एम्बुलेंस को बुला के इन 6 जगह पे पहुंच जाएं, इंशाल्लाह मुफ्त बेहतरीन इलाज होगा आपका, क्योंकि ये 24 घंटे चलते हैं और वर्ल्ड क्वालिटी का काम करते हैं। इसको हम कहते हैं कि कराची में गरीब माँ बाप के लिए ज़हनी सुकून है कि उनका बच्चा एक अच्छे इमरजेंसी रूम से आधे घंटे ज़्यादा दूर नहीं है। तो जब हमने कराची में ये काम कर लिया 2018 में, फिर हम कराची से बाहर निकले, हैदराबाद, नवाबशाह, लाड़काना, सक्खर, फिर बलूचिस्तान में हमने कोयटा में सिविल अस्पताल किया, और उसके बाद हमने पंजाब में मुल्तान, मेयो अस्पताल लाहौर में और इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल किया। तो अब हमारे 14 इमरजेंसी रूम्स चल रहे हैं, सब हुकूमत के साथ एग्रीमेंट के तहत चल रहे हैं, और ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। हर इमरजेंसी रूम में तकरीबन 100 का स्टाफ हमारा होता है। हुकूमत की टीम आती है, ख़ासतौर पे जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स 4 साल की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, वो 3 से 6 महीने गुजारते हैं। मिल के हुकूमत के साथ हम ये काम कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि जो सर्वाइवल रेट है बच्चों का, जो बहुत सीरियस बीमार होते थे, वो बहुत बढ़ गया, अब इंटरनेशनल लेवल पे आ गया। उसकी बात मैं आपसे बाद में कर लूँगा कि इंटरनेशनल लेवल अब रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं। लेकिन ना सिर्फ कि वो सिस्टम्स अच्छे हो गए हैं, लेकिन बच्चों की जानें भी ज़्यादा बच रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जितना मैं समझाऊं, यानी कि जितने ये जो आपने 6 सरकारी हॉस्पिटल्स बताए, इनकी जो इमरजेंसी है वो बेसिकली आप ही लोग रन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत के साथ मिलके हमने वो अडॉप्ट कर ली है। वहाँ से बच्चे को अगर एडमिशन चाहिए तो हुकूमत के वार्ड में जाता है, लेकिन वो एडमिशन तकरीबन 7 से 10% बच्चों को चाहिए होता है। 90% के बच्चे वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह घर के लिए डिस्चार्ज होते हैं। सही। और अभी आपने कहा कि अगर जैसे कोई भी बच्चा बीमार होता है तो इन 6 हॉस्पिटल्स में आए तो हम आपको इलाज देंगे। मगर डॉक्टर साहब देखें, जब कोई भी फ्री की चीज़ होती है, आप फ्री का इलाज कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो एक लिमिट होती है ना। पूरे पाकिस्तान को तो आप फैसिलिटेट नहीं कर सकते, तो ऐसे तो सब लोग ही आ जाएंगे, तो फिर आपकी एक लिमिट क्या है, कैसे इलाज करेंगे आप? जी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सरकारी अस्पताल सारे ही ओवरवेल्म्ड हैं। हमने अपने लास्ट ईयर का डेटा देखा था, तो 100 अगर बेड है तो मैक्सिमम लोड एक वक्त में हमारे पास 402 मरीज़ों का था। यानी अस्पताल में अमूमन आप 80-90% कैपेसिटी पे इसलिए चलते हैं ताकि पीक लोड आप मैनेज कर सकें। हमारा जो पीक लोड है वो 400% है, क्योंकि हमारी मजबूरी ये है कि जो हमारे पास अपने बच्चे को लेके आ रहा है, हम उसको मना नहीं कर सकते, वो उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। सरकारी अस्पताल इज़ द हॉस्पिटल ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। वो कई जगह से रेफ़र होकर यहाँ आया है, तो हम कोशिश ये करते हैं मैक्सिमम किसी तरह उसको एडजस्ट कर लें। लेकिन जितना आप ओवरलोड होंगे तो आपकी क्वालिटी भी इफ़ेक्ट होगी, और बच्चे को दूसरे क्रॉस इन्फेक्शन भी लगेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मज़ीद अस्पताल खोले जाएँ, और हमें खुशी है कि सिंध हुकूमत ने अनाउंस किया है ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नए इमरजेंसी रूम खोले जाएँ, और सिंध हुकूमत ने कहा है जहाँ पे ये बड़े इमरजेंसी रूम बिजी हैं, एडिशनल इमरजेंसी रूम खोले जाए। बिकॉज आपके यहाँ बड़े अस्पताल कई सालों से नहीं बने, तो कम से कम बच्चों के लिए इमरजेंसी रूम इस्टेब्लिश किए जाए। ये हमारा बहुत बड़ा मोर्टेलिटी का इशू है, इसको कम करने के लिए चाइल्ड स्पेसिफिक ERs खोले जाए।
तो डॉक्टर साहब ये जो सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसीज हैं, इसके अलावा आप भी काम कर रहे हैं आप, ये सिर्फ फिलहाल यही है? हमारा ये 14 इमरजेंसी रूम तो बड़े सरकारी अस्पतालों में चल रहे हैं। उसके बाद जब हमें अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान के तकरीबन 400 ऐसे शहर हैं जहाँ ये बड़े टीचिंग अस्पताल नहीं हैं, और उन लोगों के लिए जो सेहत की का जो मेयार है वो कम है, और अक्सर उनको कहा जाता है कि आप बड़े शहर चले जाएं। उसको रोकने के लिए, बच्चों का इलाज जल्दी करने के लिए हमने दूसरी एक चीज़ शुरू की जिसको हम कहते हैं टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन के तहत जो सरकारी अस्पताल एक तहसील में है या डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर अब 24 घंटे एक हमारे सीनियर व्यूअर डॉक्टर जो नहीं अवेलेबल है। जानते टेलीमेडिसिन ये मतलब क्या है, मतलब फ़ोन पर इलाज है, ऑन वीडियो कॉल है, क्या है ये, ज़रा व्यूअर्स को बता दें ये। 14 इमरजेंसी रूम्स के अलावा जब हमें अंदाज़ा ये हुआ कि अच्छी सेहत इन 400 छोटे शहरों में रहने वाली कौम और लोगों का भी हक है, तो हमने टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट शुरू किया। टेलीमेडिसिन में हम ये करते हैं कि बड़े शहरों में जो सीनियर डॉक्टर हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनको मौका देते हैं कि वो छोटे शहरों में जो सरकारी अस्पताल है, जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल है, वहाँ पे कंसल्टेशन दे। कंसल्टेशन का तरीका ये होता है कि वो कैमरे की आँख की मदद से, वो कैमरा जो हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पताल में लगा हुआ है, उसकी मदद से वो बच्चे का मुआयना करते हैं। वहाँ पे मौजूद नर्स और डॉक्टर से उसको डिस्कस करते हैं। उनके पास एक इंटरनेट फ़ोन, आईपी फ़ोन मौजूद होता है जिस पे वो बातचीत करते हैं। नर्स हमारी सारी इन्फॉर्मेशन एक मोबाइल ऐप पे डालती है जिससे बच्चे के वाइटल्स होते हैं, उसकी उम्र होती है, उसका इस वक्त बुखार वगैरह कितना है, अभी तक क्या इलाज हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेड होती है। तो जो बड़ा डॉक्टर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बैठा है कंट्रोल रूम में 24 घंटे, वो उस बच्चे को देखता है। वो कैमरा इतना पावरफुल है कि वो आँख की पुतली देख सकता है कि वो सिकुड़ी हुई है या नहीं। वो सीने पे कैमरा फोकस करके देख लेता है कि उसका सांस कैसा चल रहा है, स्किन पेल है या नहीं। तो इस बेसिस पे और वहाँ के नर्स और डॉक्टर से डायलॉग करके वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इस बच्चे के इलाज में क्या तब्दीली की जाए। और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बच्चे का इलाज अपने मकामी अस्पताल में हो जाता है, बेहतर हो जाता है, एक कंसल्टेंट देख लेता है, और माँ बाप को बड़े शहर नहीं आना पड़ता, जिसमें बहुत बड़ा इशू एक कॉस्ट का होता है, ट्रांसपोर्ट का, और जो डिले आता है 3-4 दिन के बाद वो बड़े शहर पहुँचेगा। इस पे एक अच्छी खबर ये है कि एक रिसर्च की है इंडियाना यूनिवर्सिटी यूएसए ने, और उन्होंने इस डेटा को देख के कहा है कि 46%, 46% केसेस में आपने बच्चे के ट्रीटमेंट में बेहतरी की। कोई एक ऐसी गलती थी जो आपने पकड़ ली, नमूनिया का इलाज हो रहा था जबकि डबल नमूनिया है, तो ये इलाज 46% में हुआ। बल्कि उन्होंने ये भी बताया ये गलती ज़्यादा वहाँ पकड़ रहे हैं जो ज़्यादा सीरियस बच्चे हैं। तो और अच्छी बात है कि जो ज़्यादा सीरियस बच्चा है उसमें अगर इलाज में कोई बेहतरी की जा सकती है तो वो हो जाए। उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि वहीं पे इलाज हो रहा है और बड़े शहर नहीं आना पड़ रहा। और ये नेटवर्क इतनी तेज़ी से फैला है कि आज पाकिस्तान के 90% डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में ये नेटवर्क कायम हो चुका है। टेलीमेडिसिन सुनने में तो मिलता है, मगर जब हम अमली तौर पर इसको देखते हैं, मेरा खुद भी 1-2 बार एक्सपीरियंस हो चुका है कि अगर बच्चा बीमार है, डॉक्टर साहब को कॉल की तो ये इशू बताया, तो डॉक्टर साहब का कहना ये होता है कि बस आप लेके आ जाएं, फिजिकल लेके आ जाएं। जबकि दुनिया तो जैसे आपने बताया आप लोग कर रहे हैं, तो हम लोग इस मामले में इतना पीछे क्यों हैं? डॉक्टर का यही जोर क्यों होता है कि मैं फिजिकल देखूंगा इसको? देखिए, टेलीमेडिसिन 2 तरह की होती है। एक होती है जिसको कहलाते हैं पेशेंट टू प्रोवाइडर। एक एंड पे पेशेंट है, वो बता रहा है मेरे पेट में दर्द है, मेरे सीने में जलन हो रही है। दूसरे एंड पे डॉक्टर उसको कैमरे से देख रहा है, व्हाट्सएप के कैमरे से देख रहा है, बातचीत कर रहा है। ऐसे मौक़ों पे जब भी डॉक्टर को शक होगा वही कहेगा तुम ईआर में आ जाओ, क्योंकि दूसरे एंड पे एक ईआर में डॉक्टर भी होगा, यानी कि मरीज के साथ डॉक्टर होगा। हाँ, अभी जिस टाइप की टेलीमेडिसिन की मैं बात कर रहा हूँ कि एक एंड पे अगर पेशेंट है, दूसरे एंड पे डॉक्टर है, तो डॉक्टर की जो टेक्निकल नॉलेज है वो दूसरे एंड पे मरीज नहीं बता सकता कि पेट टेंडर है या नहीं। हमारा जो टेलीमेडिसिन है वहाँ दोनों एंड पे डॉक्टर मौजूद है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो डिस्कशन होता है वो सीनियर डॉक्टर का वो उस डॉक्टर से होता है कि तुमने फ़लानी चीज़ चेक की, इसकी कैपिलरी रीफिल कैसी है। वो टेक्निकल चीज़ें जो एक डॉक्टर या नर्स ही उसको बता सकते हैं, तो जो सीनियर डॉक्टर है उसको देखने की ज़रूरत नहीं रहती। और सबसे बड़ी बात है कि कैमरा इतना पावरफुल है कि वो वहाँ पे देख रहे हैं। फिर चूँकि मरीज़ एक तहसील या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मौजूद है, वहाँ पे कुछ सहूलियात मौजूद होती हैं, कुछ दवाइयाँ मौजूद होती हैं, तो डॉक्टर कहते हैं अच्छा फ़ौरन इसको ड्रिप लगा दो, ये एंटीबायोटिक दे दो, इसका ये डोजेज दे दो, तो उसको इलाज फ़ौरन शुरू हो जाता है।
और ये बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए जहाँ बहुत डिस्टेंसेस हैं। मैं एग्जांपल दूंगा वाशुक का। वाशुक बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर करता है ईरान से। जब वाशुक में आप किसी को ये कहते हैं कि बच्चा बीमार है, इसको बड़े शहर ले जाओ, तो वाशुक से कोयटा 7.5 घंटे दूर है और कराची 9.5 घंटे दूर है। अगर हम वाशुक में रोज़ाना 10 से 15 बच्चों को इलाज कर पा रहे हैं तो कम से कम इन बच्चों का इलाज सही हो रहा है और ये एक दिन का जो ट्रैवल है उससे लोग बच रहे हैं। तो पाकिस्तान के तो हर जगह ऐसे शहर है। कश्मीर का एक तहसील है तंगवानी, वो कराची से 8.5 घंटे दूर है। तो ये डिस्टेंसेस जो है, ये आपको टेलीमेडिसिन इस डिस्टेंस को ज़ीरो कर देता है कि वो डॉक्टर जो कराची में बैठा है या लाहौर इस्लामाबाद में बैठा है, वो उस तंगवानी में, पिपलान में, समुंदरी में जैसे जगहों पे जिनका शायद हमने नाम नहीं सुना, शायद हमने उनको नक्शे पे नहीं देखा, इन 300 शहरों में 24 घंटे अब ये सर्विस मौजूद है कि जो सरकारी अस्पताल में जा रहा है इस किसी कस्बे में, वहाँ पे एक सीनियर डॉक्टर मौजूद है, 24 घंटे मौजूद है और डॉक्यूमेंट और ऑडिटिंग भी है। ये नहीं कि डॉक्टर ने जो चाहे इलाज कर दिया। नर्स हर बच्चे का केस मेडिकल रिकॉर्ड बना के भेजती है, डॉक्टर भी डॉक्यूमेंट करता है, बाद में हम चेक करते हैं कि किस क्वालिटी का कंसल्टेशन हुई और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। हॉस्पिटल की एमरजेंसीज में आप वर्कआउट करते हैं और वो भी सरकारी अस्पतालों की, तो बहुत इमोशनल सीन्स भी मिलते होंगे और बहुत लोग जज्बाती भी हो जाते होंगे, कुछ हार्श बिहेव करते हैं। जाहिर सी बात है अगर किसी का बच्चा ज़िंदगी मौत की कशमकश में है तो उसका रवैया अच्छा तो नहीं होगा, तो मगर कुछ लोग दुआएं भी देते होंगे। तो कोई ऐसी कोई इमोशनल कोई यादगार कोई वाक़या है आपका? आज तक हमने कोई 1 करोड़ बच्चों का इलाज किया है। मैं कहूँगा 1 करोड़ इमोशनल स्टोरीज़ हैं और हमने ममता को एक्शन में देखा है। मैं एनआईसीएच में गया, एक बच्चा, एक माँ थी, पिछाड़े खा रही थी, मैं नहीं बचूंगी अगर मेरा बच्चा नहीं बचा। उसके घर वाले उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो काबू में नहीं आ रही, तो माँ आउट ऑफ कंट्रोल थी। हुआ क्या था सर उसके बच्चे को? मैंने उससे पूछा क्या हुआ बहन तुम्हारे बच्चे को, तो 3 साल का बच्चा था, टीवी ट्रॉली पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसने टीवी गिरा, उसकी नाक पे लगा, खून निकला, बच्चा बेहोश हो गया। माँ के से कंट्रोल नहीं हो रहा था कि मेरे बच्चे को क्या होगा। तो सीनियर डॉक्टर आया, उसने बताया कि बच्चे को होश आ गया है, वो बेहतर है, तो उसको सुकून आया। लेकिन ये है वो माँ की इमोशन। बल्कि हम तो समझते हैं कि ये माँ की जो दुआएं हमें मिलती हैं यही हमारा सबसे बड़ा एसेट है। और मैं एक और बात भी कहूँगा, क्योंकि शिफा तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात देती है, हम सिर्फ इंसान मेहनत करते हैं, लेकिन हम कोई भी मुश्किल हो, कोई भी आजमाइश हो, अल्लाह से दुआ मांगते हैं। कभी कोई नौकरी की दुआ मांगता है, कभी हम अपनी मग़फ़िरत की, गुनाहों की माफ़ी की दुआ मांगते हैं। लेकिन अगर आपने कभी कोई गिड़गिड़ा के दुआ मांगी है, जिसको कहते हैं ना खुशू के साथ मांगी है, जिसमें आपके आंसू ना रुके हों, वो यकीनन किसी की ज़िंदगी की मांगी होगी। हो सकता है आपके अपने माँ बाप की ज़िंदगी के लिए मांगी हो, या बच्चे की ज़रा सी बीमारी में। वो उस वक्त जब आप जिस जज्बे से मांगते हैं, वो आपके दिल को पता है कि आज अल्लाह के सामने आप सिजदे में गिर के मांगते हैं तो, और शिफा अल्लाह से मांगते हैं, तो अल्लाह वो शिफा देता है उन डॉक्टर्स और नर्सेस के हाथों के थ्रू जिनके हाथ वो शिफा आती है। तो हम अपनी टीम से ये कहते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें चूज़ किया है अपना काम करने के लिए। शिफा अल्लाह देता है, लेकिन वो तुम्हारे थ्रू दे रहा है, तुम अल्लाह के नुमाइंदे हो जो ये काम कर रहे हैं। हम अपने डोनर से यही कहते हैं कि ये इस दुआ का आंसर तुम्हारे पैसों के थ्रू है। तुम जो डोनेशन देते हो, 2,000 रुपये खर्च होते हैं एक बच्चे के इलाज पे, जिसमें सैलरीज, मेडिसिन सब कुछ शामिल है। तुम्हारे दिए हुए 2,000 रुपये जब किसी की जान बचा रहे हैं, तो ये उस दुआ का जवाब है जो अल्लाह ने तुम्हारे डोनेशन के थ्रू दिया है। तो ये हम कपा उठते हैं ये देख के कि माँ की तड़प कैसी होती है। तो जिसको हर साल, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हर साल 20 लाख माएँ दुआएं दे रही हों कि 20 लाख बच्चों का इलाज हो रहा हो, तो माशाल्लाह वहाँ पे अल्लाह रास्ते खोलता है और हमारा काम और बढ़ रहा है, क्वालिटी बेहतर हो रही है। ये जो आपने 2,000 रुपये बताए, ये आपने एक एवरेज बताई है कि जो एमरजेंसी में जो बच्चा आता है उसके इलाज पर जो खर्च होते हैं? जी बिल्कुल, ये 2,000 रुपये एक एवरेज कॉस्ट आती है एक बच्चे पे। ज़ाहिर है कुछ बच्चों पे 500 आती है, कुछ बच्चों पे 20,000 रुपये आती है। कुछ इंजेक्शन, कुत्ते के कांटे के टीके वगैरह इंतहाई महंगे हैं, वो सबका है। क्योंकि हम तो 20 लाख का इलाज कर रहे हैं, तो हम उस हिसाब से ही कह रहे हैं कि ये हमारा बजट है। और आप ये देखिए कि जिस लेवल का इलाज हो रहा है,
ये आप समझ लें कि दुनिया में या किसी और अस्पताल के मुकाबले में ये 100 गुना सस्ता है। ये जो 2,000 रुपये है, ये तकरीबन 2 लाख रुपए वाला इलाज के बराबर है जो यहाँ पे मुफ्त हो रहा है। इसमें एक्सरे भी हो रहे हैं, इसमें लैब टेस्ट भी हो रहे हैं, इसमें हर दवा है। सबसे बड़ी बात ये कि जो माँ बाप इमरजेंसी में आ गया बच्चे को, अब उनको पैसे की कोई फिक्र नहीं करनी, कोई उनको पर्ची पे लिख के नहीं देगा कि दवाई बाहर से ले आओ। नहीं तो आपके पास पेशेंट्स होल्ड पे भी होते हैं, अगर कोई इमरजेंसी में आ गया, ऑलरेडी बेड फुल हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है माजरत तो करनी पड़ती होगी आपको। हमारी पूरी कोशिश है कि माजरत ना करें। उसकी वजह यही है कि वो लास्ट रिजॉर्ट है, वो कहाँ ले जाएगा बच्चे को। तो अनफॉर्चुनेटली हमें कई दफ़ा एक बेड पे एक से ज़्यादा बच्चों को ट्रीट करना पड़ता है। एक सिंगापुर से एक सीनियर इमरजेंसी मेडिसिन का फिजिशियन आया था, वो 20 मुल्कों के कंसोर्शियम का सीईओ था। उसने कहा तुम्हारा काम है बच्चे बचाना, ज़मीन पर लिटा कर भी इंजेक्शन लगाना पड़े तो दो, तुम इस पे पिटी मत खाओ कि एक बेड पे 2 बच्चे, फोकस रखो, तुम बच्चे बचाने के लिए आए हो। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। लास्ट में मुझे ये बताएं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, आप लोगों को क्या फेस करना पड़ रहा है? डोनेशन की कमी है या कोई और मसाइल हैं? तो हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है, बताइए। बहुत शुक्रिया। देखिए, मुश्किलें आती हैं, आप कोई भी काम करने खड़े होंगे तो आपको हर तरह की मुश्किलें आती हैं, लेकिन हम अल्लाह से मांगते हैं और यही कहते हैं कि अपनी औकात देकर मत मांगो, सामने वाले की औकात देकर मांगो। तो अल्लाह ने इतने रास्ते खोले हैं। हमें आज तकरीबन 4 अरब रुपए का बजट है, तो 20 लाख बच्चों का इलाज कर रहे हैं। अगर हमारा बजट बढ़ जाएगा तो पाकिस्तान में और बच्चों को हम बचा सकेंगे। तो हमारी अपील है, शुक्रिया के साथ अपील आपके है। ऑपरेशंस वैसे सिंध में सिर्फ या पाकिस्तान? हाँ, हमारे ऑपरेशन पाकिस्तान के 7 टेरिटरीज में हैं। हम सिंध में 115 अस्पताल में हैं, पंजाब में 160 में है, बलूचिस्तान में 33 में है, केपी में हम 19 अस्पतालों में पहुंच चुके हैं, गिलगित में है, आज़ाद कश्मीर में, इस्लामाबाद में। हम 7 हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ के साथ काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। और हमारी दरख्वास्त है अपने सपोर्टर्स से कि शुक्रिया, उन्होंने 15 साल से हमें सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, लेकिन अभी हमारा पहला माइलस्टोन आया है। अभी सिस्टम पूरे पाकिस्तान को कवर किया, अब इसकी क्वालिटी बेहतर करनी है और सिस्टम एक्सपैंड करना है। तो जो आप सपोर्ट करेंगे, ज़कात, डोनेशन, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, इन बच्चों को बचाने के लिए इस्तेमाल होगा। तो हमारी दरख्वास्त है कि आप दिल खोल कर चाइल्ड लाइफ के लिए अपनी ज़कात दें, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है। हम जब 1 साल से छोटे बच्चे को बचा रहे हैं तो हम उसको 70 साल का तोहफ़ा दे रहे हैं, क्योंकि वो 70 साल तकरीबन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल, बच्चों पर जो है वो खर्च करना ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन्होंने ही कल को जाकर पाकिस्तान की भागदौड़ संभालनी है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी नशिस्त रही आपसे और काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके और इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया फैसल, थैंक यू।